कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले क्लास को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये जो टाइम होता है वो 7 बजे से रहता है और इसमें मैं आप लोगों को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस इस समय पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता दूं कि साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंसीडर करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट में आज ये लिखें कि सर केमिस्ट्री पहले पढ़ा दीजिए। मुझे जैसे लगता है कि जहां से ज्यादा सवाल आप में आता है, जैसे 10 सवाल साइंस का कंसीडर किया गया है, तो 10 सवाल में से ये मानकर चलिए कि 5 सवाल जो रहता है वो बायोलॉजी का रहता है। तो इसलिए और आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इतना कम है कि उसे पहले पढ़ाना वो मुझे सही नहीं लगता है। तो आप परेशान मत होइए, जैसे ही बायोलॉजी आपका कंप्लीट होगा वैसे ही केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री पूरा होगा और इसकी पैरेलल आपका फिजिक्स भी चलता रहेगा। जैसे अभी जो आपकी टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका जीएस का जैसे ही कोई पोर्शन कंप्लीट होता है, तो इस समय आपकी हिस्ट्री चल रही है, तो हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो उसके स्थान पर आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपका मैनेजमेंट जो है वो कोचिंग का मैनेजमेंट निर्धारित करता है कि कब किसको कितना पढ़ाना है। यहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का कमेंट ये भी था, मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने कहा कि सर सिलेबस पहले बता दीजिए। तो पहला लेक्चर आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस ही बताया है। इससे ये पता चलता है कि आप कॉन्शियस नहीं हैं। सीरियसली रहिए और कंसंट्रेट रह करके पढ़ाई करिए। आप वहां पर देखिए पहला लेक्चर, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस कंसीडर किया। तो सिलेबस, फिर दूसरी चीज मैं 2 दिन से बताता चला आ रहा हूं कि मैं चीजों को पहले समझाऊंगा। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर लास्ट में, लास्ट इन द सेंस जैसे कोई चीज मैंने समझा दिया 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में, और उसके बाद मैं आपका विधिवत नोट्स भी बनवाऊंगा। तब पर भी आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर नोट्स बनवा दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से सुनते नहीं हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था, परसों भी मैंने आपको कहा था कि नोट्स मैं आपको अच्छे तरीके से बनवाऊंगा। तो दोस्तों, आज कल जो मैंने बताया, परसों जो मैंने बताया, वो आपको एक्सप्लेन किया था, वो आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। आज की जो क्लास है वो आपको नोट्स ही बनवाया जाएगा, यानी कि अभी तक जो आपने समझा है उसे हम लोग अब लिखते हुए चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की प्रक्रिया थोड़ा सा तेजी में करिएगा और अगर आप लिख रहे हैं साथ में तो आप लिखने का भी प्रक्रिया थोड़ा सा तेज करिएगा। तो दोस्तों, 1 मिनट का टाइम मुझे चाहिए, मतलब एक क्या, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 सेकंड का, क्योंकि मार्कर यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा है, तो वेट करिए। क्लासेस इस समय 4-4 लाइव क्लासेस एक साथ चल रही हैं, तो मार्कर इधर उधर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पोषण के बारे में।
यानी कि न्यूट्रिशन। इसके बारे में बता चुका हूं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसे पोषण कहा जाता है। तो यहां पर पहला पॉइंट आपका यही होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का मतलब क्या, ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। उसे पोषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर ले या भोज्य पदार्थ का निर्माण कर ले उसे पोषण कहा जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि पोषण जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे बोला जाता है स्वपोषण और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है परपोषण। तो पोषण दो प्रकार का, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि पोषण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण, स्वपोषण इंग्लिश में इसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा परपोषण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये था पोषण के दो टाइप। स्वपोषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वपोषण का मतलब ही होता है भोजन का निर्माण स्वयं कर लेना। क्योंकि यहां पर देखिए डेफिनेशन में लिखा ना कि कोई कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न ये है कि भोजन का निर्माण कौन करता है, तो भोजन का निर्माण पौधा करता है। भाई पौधों के पास क्लोरोफिल होता है तो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। जंतु जो होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, तो अब मैं उसको जल्दी से लिखा भी सकता हूं, आपको बार बार समझने की जरूरत तो है नहीं। ये है स्वपोषण, ये है परपोषण। उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा और अगर लिखा नहीं होगा तो आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। हम लोग अब इस स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे और पेज को मैं चेंज करने चल रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों हेडिंग है
पहला स्व पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला पॉइंट, कुछ जीव कौन कौन से जीव? तो पौधे, कुछ जीव जैसे सभी पौधे और शैवाल। तो पौधे और शैवाल जो होती हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो वही चीज यहां पर हमें लिखना है, कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे, यहां पर हरे पौधे अंडरलाइन करिएगा, कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे तथा शैवाल अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, मैं आपको बता चुका हूं कि पौधे क्लोरोफिल की सहायता से करते क्या हैं। तो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने से फायदा क्या पहुंचता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने से पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही है कि पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को यानी कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित करते हैं, जिससे इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है।
स्वयं हो जाता है। ये है स्वपोषण। इस स्वपोषण का मतलब है स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब भोजन का निर्माण करना। पौधे और हरे शैवाल जो होते हैं, पौधे और जो शैवाल होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। इसलिए पौधों को स्वपोषी जीव, हरे शैवाल को स्वपोषी जीव, और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। फिर आपने लिखा है कि पौधा कैसे करता है। कैसे करता है? क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस होती है, और एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज ये है। देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यह है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ही तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिगर बनाकर मैं आपको बताया हूं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब कर लिया, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। अब इसमें ग्लूकोज का निर्माण हो गया और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इस रिएक्शन को आप लोग दूसरे टेक्निक से भी लिख सकते हैं कि यहां पर जो 6H2O होता है ये यहां पर 12H2O कर दिया जाता है। मैं यहां पर आपको इसे बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाना है तो प्रक्रिया तो एक ही होगी। भाई आप दूध डालती हो, पानी, सारी चीज मिला करके, चाय पत्ती, अदरक, जो भी आपका बनाना है, चीनी डालते हो और उसको उबाल करके बना लेते हो। तो आपको मान लीजिए 3 कप चाय बनानी है, तो आपने 3 कप के अकॉर्डिंग दूध, चीनी, ये चाय पत्ती सब डाला, 3 कप के अकॉर्डिंग। अब आप यही 30 कप बनाना है, तो अब आपको 30 कप के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस यहां पर है। यहां पर अगर आप चाहें तो किताबों में आपको ये भी रिएक्शन मिलता है ना, 6CO2 प्लस 12H2O। अब यहां पर कर दिया गया सनलाइट, यानी कि अब जल की मात्रा को बढ़ा दिया गया, क्लोरोफिल, और बन गया C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस तरीके से यहां पर देखिए रिएक्शन बैलेंस है। यहां पर 6 कार्बन है तो यहां पर 6 कार्बन है, यहां पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये देखिए 6 दूनी 12, 6 18, यहां पर 12 6, 6 दूनी 12 और 12 12 24 ऑक्सीजन है। तो यहां पर 6 दूनी 12, 6 18, 6 24 ऑक्सीजन यहां पर भी है, और ये 12 दूना 24 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये देखिए 12 और 6 दूनी 12, यानी कि वहां पर भी 12 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 6H2O बढ़ाओगे तो इधर 6SO और ज्यादा बचेगा। तो रिएक्शन मतलब चाहे ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे वाला लिखे, एक ही है। यहाँ पर मैं इसलिए इसको लिखवा दिया हूं दोनों, क्योंकि दोनों में कुछ लोगों को ये वाला याद रहता है तो वो सोचता है कि चलो सही है, कुछ लोगों को ये वाला याद रहता है तो वो ये सोचता है कि टीचर ने गलत पढ़ा दिया, जबकि जानकारी उसके पास नहीं होती है। तो जानकारी आपको यही होना चाहिए कि जितना अमाउंट आप यूज करोगे उतनी चीजें बनेगी। भाई उदाहरण भी मैंने दिया, 3 कप चाय है तो 3 कप चाय के अकॉर्डिंग आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। 30 कप चाय है तो आपको 30 कप के अकॉर्डिंग आपको चीजें डालनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली सेम यहां पर है, जितना आप प्रोडक्ट इधर यूज करोगे उतना ही प्रोडक्ट आपको इधर प्राप्त होगा।
ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि आपसे बार बार केवल रिएक्शन ही पूछ लेगा। एग्जामिनर रिएक्शन से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी पूछता रहता है। जैसे इस रिएक्शन में कम से कम 6 से 7 सवाल छिपे हुए हैं। 6 से 7 सवाल छिपे हुए हैं। कौन कौन से सवाल? जैसे पहला सवाल कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन यौगिकों का प्रयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं। ये पहला सवाल, बहुत सिंपल, रिएक्शन देखा, कर लिया। दूसरा सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। रिएक्शन याद है, कर लेंगे। तीसरा सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो कहां से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल से मुक्त होती है, जल से मुक्त होती है। चौथा सवाल, प्रकाश संश्लेषण का ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब होता है कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक और अपचायक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर का यह हक बनता है कि वो आपसे सवाल ये भी पूछ ले कि चलो अब बताओ कि किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये था चौथा और पांचवा प्रश्न। और सवाल सुनिए, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के, सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको यह पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में तो कई किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश में दृश्य किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में अवरक्त किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि किन किरणों के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है? तो याद रखिएगा कि दृश्य किरणों के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। विजिबल लाइट, दृश्य किरण यानी कि विजिबल लाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो विजिबल लाइट होता है, ये जो दृश्य किरणें होती हैं, ये आप फिजिक्स में विधिवत पढ़ोगे। ये जो दृश्य किरणें होती हैं ये सफेद रंग की होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं। और ये जो दृश्य किरणें जो सफेद रंग की होती हैं ये कुछ और नहीं बल्कि 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है। दृश्य किरणें कुछ और नहीं बल्कि 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है। जैसे ये बल्ब, इस बल्ब से दृश्य किरणें निकल रही हैं। दृश्य किरणें यानी इन्हीं की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हो दृश्य किरणों की सहायता से, मैं आपको देख पा रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कहीं देख तो नहीं रहा है। कुछ लोग सोचने लगे होंगे कि कहीं देख तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं देख रहा हूं। तो हम किसी को देख पाते हैं तो दृश्य किरणों की सहायता से। और दूसरी चीज, ये जो दृश्य किरणें होती हैं, मैंने आपको बताया कि ये 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण। 7 रंग यानी कि आपके दिमाग में आ गया होगा ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि विबग्योर 7 रंगों के प्रकाशों का मिश्रण होता है। तो एग्जामिनर का एक हक और बन जाता है आपसे सवाल पूछने का, वो ये कि चलो अब बताओ किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कम होती है।
ये भी आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। तो ये था छठवां और सातवां सवाल। लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा और हरे रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। अब आठवां सवाल सुनिएगा। ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें सभी का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। तो सवाल पूछ लेता है किस रंग के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा होता है। जो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो उम्मीद है कि आपने ये रिएक्शन लिखा होगा। अब इन्हीं चीजों को हम लोग लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज में। तो नोट में इसको लिखें। चलिए एक दो सवाल, एक दो पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं नोट में। पहला पॉइंट, मैं ये चीज नहीं लिख, दो पॉइंट छोड़ रहा हूं, याद रखिएगा, जो कि आपको रिएक्शन से देख करके पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी दो प्रश्नों का उत्तर मैं छोड़ दे रहा हूं, जो लिखा नहीं रहा हूं। रिएक्शन से आप समझ लीजिए कि किस यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। और किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये दो चीजें मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको रिएक्शन से समझ लीजिएगा। तीसरे पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से मुक्त होता है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है तथा इसमें जल का ऑक्सीकरण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन, जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, यानी इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिडक्शन, होता है। तो ये है नोट के दो पॉइंट। अभी हमें कुछ पॉइंट और लिखने हैं, और कुछ पॉइंट मैं तभी लिख पाऊंगा जब मैं पेज को चेंज करूंगा। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि पेज चेंज करने का टाइम अब आ चुका है। तो नेक्स्ट पेज, तीसरा पॉइंट है कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक, जबकि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है।
देखिए कभी कभी आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, कि मैंने बोला कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, सॉरी सबसे अधिक होता है, और हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। ये पॉइंट आपने लिख तो लिया, लेकिन मान लीजिए अगर कोई पूछ ले कि बताओ लाल रंग में क्यों ज्यादा होता है, हरे रंग में क्यों कम होता है, तो याद रखिएगा कि लाल रंग का वेवलेंथ, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो वेवलेंथ होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का जो लाइट होता है उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। ये तो समझ गया, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। मैं समझ रहा हूं कंफ्यूजन कहां पर हुआ, कि अब आप सोच रहे होंगे कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम होता है, तो इसका मतलब कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होना चाहिए। भाई मैंने रीजन बताया, मैंने ये बताया कि किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा, तो मैंने बता दिया लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, और रीजन भी मैंने बता दिया कि क्यों सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने कहा भैया लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण लाल रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, ये मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होना चाहिए। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि लगता है गलती से हरा लिख दिया है, कुछ लोग सोच रहे हैं लगता है गलती से हरा लिख दिया है, होना चाहिए था बैगनी। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये गलती से हरा रंग नहीं लिखा है, सच में हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, हरे रंग में फोटोसिंथेसिस वाकई सबसे कम होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है। आपको पता है ना कि जब किसी वस्तु का रंग इसी बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। ये मेरी शर्ट आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि मेरे शर्ट पर जब सातों रंगों का प्रकाश आकर के पड़ा, तो मेरे शर्ट ने सभी रंगों के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल ब्लू कलर के लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। यही कारण है कि मेरे शर्ट का कलर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। तो किसी भी रंग, किसी भी वस्तु का रंग इसी बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित करती है। अगर कोई वस्तु लाल रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित करे तो वो लाल है, अगर कोई वस्तु हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित करे तो इसका मतलब वो हरी दिखाई देगी। पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि वो हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देता है। यही कारण है कि फोटोसिंथेसिस हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आया होगा कि हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देता है तो फोटोसिंथेसिस से क्या मतलब है। उसका मतलब है भाई कि सात रंग में से एक रंग तो उसने प्रतिकर्षित कर दिया, हरा वाला उसने प्रतिकर्षित कर दिया, बचा कितना, चार। तो रंगों का प्रकाश कम हो गया, नंबर ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई, और जब नंबर ऑफ कलर ऑफ लाइट, नंबर ऑफ लाइट नहीं, नंबर ऑफ कलर ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई। अभी सात का सातों आना चाहिए था, लेकिन अब छह ही आया, एक रंग प्रतिकर्षित हो गया, तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो लाल रंग में सबसे ज्यादा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा, हरे रंग में सबसे कम क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है, याद रखेगा। और अगर मान लीजिए सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे कम हो रहा है, और ऑप्शन हरा दे दे, तब हरा आपका उत्तर सही है। और अगर हरा ना दे तो बैगनी अगर दिया है तो बैगनी अब आपका उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस लाल में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद देखिए, अगर इसको मैं क्रम, चलिए मैं लिखा दे रहा हूं, इसका पूरा क्रम लिख लीजिए आप। जैसे
हरे रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे कम, उससे ज्यादा बैगनी रंग में, फिर जामुनी रंग में, फिर पीले रंग में, फिर नारंगी रंग में और लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। यह है क्रम, पूरा क्रम है ये। अब यहां से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हरे रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे कम है और लाल रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये कुछ ज्यादा ही आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम होता है। ये था पहला स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए यहां पर दूसरा हेड डालिए। अब परपोषण, परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें लिखिए पहला पॉइंट, कुछ जीव जैसे सभी जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अतः ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होती हैं। इसलिए इन्हें परपोषी जीव तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। तो पौधे जंतु क्या करते हैं? पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं, इसलिए जंतुओं को परपोषी जीव कहते हैं और यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है।
और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो जंतु होता है ये पौधों से भोजन को प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त करने का तरीका कई प्रकार का होता है। कुछ जंतु ऐसी होती हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करती हैं, कुछ जंतु ऐसे होती हैं जो पौधों से अप्रत्यक्ष रूप में भोजन को प्राप्त करती हैं, और कुछ जंतु ऐसे होती हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में भोजन को प्राप्त करती हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन को प्राप्त करता है उसे शाकाहारी, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है उसे मांसाहारी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्राप्त करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो परपोषण कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट पेज में आपको सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछा जाएगा तो इसके टाइप से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज में मैं इसके टाइप को लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो नेक्स्ट पेज, एक तरफ ऐसे टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिखिए परपोषण के प्रकार, और दूसरी तरफ लिखिए निर्भरता यानी कि डिपेंड्स ऑन, और तीसरी तरफ लिखिए उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। पहला शाकाहारी, इंग्लिश में हर्बी वोरस, ये किस पर निर्भर होता है? पौधों पर, जैसे खरगोश, हिरन, बकरी आदि। आदि वहां पर लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए आप अपने से आदि लिख लीजिए। दूसरा है मांसाहारी, इंग्लिश में इसे बोला जाता है कार्निवोरस, ये जंतुओं के मांस पर निर्भर होते हैं। जैसे शेर, चीता, बाज आदि। तीसरा है सर्वाहारी, ओमनी वोरस, पौधों तथा मांस ये दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। बतख भी जो होता है वो सर्वाहारी। चौथा इंपॉर्टेंट है, जिसे अपरदाहारी कहा जाता है, इंग्लिश में डेट्रीटिवोरस कहा जाता है। ये लोग मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होती हैं, जैसे केंचुआ, दीमक, घोंघा, घोंघा यानी कि स्नेल। पांचवा है कैनिबल्स, कैनिबल्स जो स्वयं की प्रजाति के अन्य जंतुओं पर निर्भर होती हैं, जैसे सांप,
बिच्छू, फिशेस यानी कि मछली। सांप जो होता है वो अपने से छोटे सांपों को, बिच्छू जो होता है वो अपने ही अंडे को या दूसरे बिच्छुओं के अंडे को खा लेता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज में और भी चीज़ें आपको लिखवानी है। पेज को मैं चेंज करने चल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में छठवां है रुधिरा हारी, संगवी वोरस। ये रुधिर पर यानी कि ब्लड पर निर्भर होते हैं। जैसे मादा मच्छर, फीमेल मॉस्किटो है, जोंक है, जूं है, जूं, ये सब होते हैं रुधिराहारी। सातवां है फ्लूड फीडर्स। फ्लूड फीडर्स जो कि फलों या फूलों के रस पर निर्भर होता है। जैसे नर मच्छर, जैसे मधुमक्खी, तितली आदि। आठवां है कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस। ये कीटों पर निर्भर होते हैं। जैसे छिपकली, मेढक। नौवां है फल भक्षी, फ्रोगी वोरस। ये फलों पर निर्भर होते हैं। जैसे पक्षी वर्ग या गिलहरी आदि। 10वां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मृतोपजीवी। सैप्रोजोइक या इसे सैप्रोफिटिक या इसे डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो 3 नाम, सैप्रोजोइक, सैप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स। ये सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर पर निर्भर होते हैं। जैसे जीवाणु या कवक, जीवाणु या कवक आदि। तो दोस्तों ये था आपका परपोषण का प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ। तो कैसा लगा क्लास को जरूर बताया करिए कि कैसी रही आपकी क्लास, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। ये सारी चीजें जरूर बताया करिए, इससे कई फायदे होते हैं। यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स को देखने के लिए ओपन किया हूँ। आप
चीज़ों को ज़रूर शेयर करिए कि कैसा लगा आपको क्लास। आवाज़ को लेकर के शालिनी मिश्र सर प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज़ तो यार एकदम सही आ रही है, मेरे फ़ोन में तो अच्छे से आ रही है। पूजा श्रीवास्तव सुनाई नहीं दे रहा है साफ, तो क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? प्रतिमा दुबे ने लिखा है कि वाइट कलर से मत लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक कलर के साथ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, अब आपको उसमें भी नहीं दिख रहा है। चलिए अभी मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन से कि यार आवाज़ को लेकर के वाकई कई लोगों का कमेंट आया हुआ है। नीतू पाल ने कहा है कि सर खुद बोल रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। फिर इन्होंने लिखा बच्चों को सुनाई दे या ना सुनाई दे। बड़ा ही अच्छा कमेंट इन्होंने किया है कि मतलब खुद लिख रहे हैं और खुद सुन रहे हैं। ज्योति ने लिखा है कि यस ये सब तो पेड क्लास में पढ़ा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर, वॉल्यूम स्लो है। चल ठीक है, ओवरऑल आपको वो क्लास सुनाई नहीं दिया, अगर फिर से मैं इस वीडियो को अभी पूरा देखूंगा और बात करता हूँ आवाज़ को लेकर के। वाकई 2-3 दिन से ये समस्याएं आ रही हैं, इसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैंने उससे कहा था आज ही आने से पहले कि यार आवाज़ को बढ़ा लेना, ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो फिर मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा कि क्या समस्या आई, आवाज़ क्यों सही नहीं हो पाई। इसके लिए आप रिलैक्स रहिए। ओवरऑल आपको अगर थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हुई होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और अगर सुनाई दिया होगा, मतलब आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो सुनाई कुछ न कुछ तो ज़रूर दिया होगा। तो ओवरऑल आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।